हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं की दृष्टि से यह सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हम अपना आज के पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 9वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान भारत में अरबों की उन्नति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों, अगर हम बात करें 9वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान भारत में अरबों को रोकने का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था, ठीक है दोस्तों, वह किया गया था गुर्जर प्रतिहार राजवंश के समय में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक दोस्तों इस वंश का है हरिश्चंद्र। ठीक है दोस्तों, कौन है? हरिश्चंद्र। लेकिन अगर मैं इस वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करूं या फिर ये कहें कि सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो दोस्तों वह था नागभट्ट प्रथम। ठीक है, यहां से आप याद रख लेंगे, नागभट्ट प्रथम जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, शक्तिशाली नहीं था दोस्तों, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक था इस वंश का। तो इसलिए कुछ लोग इसका संस्थापक यहां से मानते नागभट्ट प्रथम से। लेकिन जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों, वह था मिहिर भोज। कौन था दोस्तों? वह था मिहिर भोज। ये है सबसे शक्तिशाली शासक। ठीक है दोस्तों, और मिहिर भोज के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? तो पुलकेशिन सेकंड के एहोल अभिलेख में हमको इसके बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, इस वंश का जो अंत हुआ था वो हुआ था कृष्ण थर्ड के समय में। कृष्ण थर्ड दोस्तों राष्ट्रकूट शासक था। ठीक है, और इसने उत्तर भारत पर आक्रमण कर जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश को समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं इसमें अगले शासक की कौन कौन से क्या क्या महत्वपूर्ण रोल है इन शासकों का। जैसे इसमें एक दिया है गुप्त राजवंश। तो गुप्तों की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। ठीक है, कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त है गुप्त वंश के संस्थापक। इस वंश का जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों, वह भी कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि ली है, तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों उसका पुत्र हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट का समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि दोस्तों हरिसेन थे, और हरिसेन ने दोस्तों जो है वो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, और इसी वंश का एक शासक है जिसका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय में दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे गुप्त। अब दोस्तों बात करते हैं चोल राजवंश की। तो चोल राजवंश का दोस्तों जो संस्थापक था वो था विजयालय। कौन थे दोस्तों? विजयालय इसका संस्थापक था। राजधानी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो राजधानी इनकी थी तंजावुर। ठीक है, ये इनकी राजधानी थी। जो चोल वंश का सबसे महान शासक था वो था दोस्तों राजराज फर्स्ट। कौन था दोस्तों? राजराज फर्स्ट इस वंश का सबसे महान शासक था, और इसने दोस्तों जो है वो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है। ठीक है दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों नटराज की जो मूर्ति मिली है वो हमको चोल कालीन समय में ही मिली है। ठीक है, और चोल कला का उदाहरण है ये नटराज मूर्ति। ठीक है, और दोस्तों अगर हम चोल वंश की बात करें तो यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है ग्रामीण स्वशासन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रामीण स्वशासन किस वंश में हमको देखने को मिलती है? तो दोस्तों वह मिलती है हमको चोल साम्राज्य में देखने को। ठीक है, एक शासक और बचा है दोस्तों, एक वंश और है इसमें, पाल राजवंश। पाल की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और यह बंगाल का पहला स्वतंत्र बौद्ध शासक था। इसी वंश के एक शासक जिसका नाम है धर्मपाल। क्या नाम है दोस्तों? धर्मपाल। धर्मपाल ने दोस्तों क्या करा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी इसी के समय में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों ये कहां पर है? तो दोस्तों यह बिहार में है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। ठीक है, या एडिशनल इंफॉर्मेशन इसको हम बोल सकते हैं। तो हमारा जो दोस्तों आंसर है वो प्रश्न के हिसाब से फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार वंश। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, ठीक है,
किस माध्यम से अवध को कब्जे में लिया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, होता क्या है 1856 में, ठीक है, जो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी होता है वो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। कुशासन का मतलब दोस्तों हो गया राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। ठीक है, और दोस्तों उस समय जो शासक होते हैं वो कौन होते हैं? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हैं या अंतिम शासक हैं, ये कह लीजिए आप। इन्हीं के समय में जो अवध है उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही दोस्तों सबसे पहले जो इनका व्यपगत का सिद्धांत था ना, जो इनका दोस्तों व्यपगत का सिद्धांत है, इसके तहत सबसे पहले किसको मिलाया गया था? तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, सतारा को मिलाया गया था। सतारा दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? तो यह पड़ता है महाराष्ट्र में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न के हिसाब से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए, सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सहायक संधि की शुरुआत किसने करी थी? वेलेजली ने करी है। लॉर्ड वेलेजली ने करी थी दोस्तों सहायक संधि की शुरुआत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों यह जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है दोस्तों, किसे जानते हैं? लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन को दोस्तों संविधान में कब जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों ग्राम पंचायतों को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसी प्रकार से दोस्तों 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को भी जोड़ा गया था। ठीक है, अब दोस्तों स्थानीय स्वशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां भी हैं, ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है बलवंत राय मेहता समिति का। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों इसका गठन 1957 को होता है और इसने त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत की सुझाव दिया था, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी समितियां थी, जैसे जीवी के राव समिति है, ठीक है, लक्ष्मीमल सिंधवी है, पी के थुंगन समिति है, तो दोस्तों अशोक मेहता समिति है। ठीक है, तो इन सभी समितियों का संबंध किससे है दोस्तों? स्थानीय स्वशासन से या फिर पंचायती राज से है। अब दोस्तों बात करते हैं डलहौजी की। ठीक है, तो डलहौजी दोस्तों किसके लिए जाने जाते हैं? रेलवे का जनक बोलते हैं, भारतीय रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को बोला जाता है। टेलीग्राफ की सेवा दोस्तों इन्होंने स्टार्ट की थी, टेलीग्राफ सेवा। ठीक है, इसके अलावा हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति की शुरुआत भी किसने करी है? लॉर्ड डलहौजी ने करी है। इसका दोस्तों कैनिंग का नंबर आता है। कैनिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, कौन थे भारत के प्रथम वायसराय? लॉर्ड रिपन हम अब पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के पिता हैं। लॉर्ड मेयो की दोस्तों बात करूं तो इसकी जो हत्या होती है वो अंडमान निकोबार में होती है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि किस वायसराय की जो हत्या है वो अ, भारत में हुई थी, तो वो थे लॉर्ड मेयो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई थी? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, क्यों दी गई थी? यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने वाला है। तो दोस्तों इनको जो उपाधि दी गई थी पंडिता की, वो उनको दी गई थी क्योंकि वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी। ठीक है दोस्तों, इनकी यही उपलब्धि थी। ठीक है, 1878 में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है दोस्तों, 1878 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दोस्तों इनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया है। कब किया था? 1878 में पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित करने का दोस्तों कारण यही था क्योंकि इनकी दोस्तों जो उपलब्धि है वो है संस्कृत पढ़ना और लिखना, इन दोनों में बहुत निपुण थी ये। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने ही पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्य महिला समाज की स्थापना किन्होंने की है? पंडित रमाबाई ने।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो दोस्तों यह समय था 1906-7 के आसपास। ठीक है दोस्तों, 1906 में गांधी जी ने क्या किया, एशियाई अध्यादेश आया था और उसके खिलाफ दोस्तों इन्होंने सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ये कहाँ पे किया था, तो ये किया था इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद दोस्तों 1907 की अगर मैं बात करूं तो 1907 में एक एक्ट आया था, इसको हम ब्लैक एक्ट के नाम से जानते हैं और इसके खिलाफ इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था। ये भी दक्षिण अफ्रीका में किया था। 1904 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम था फिनिक्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, फिनिक्स आश्रम। ठीक है, और इसी समय इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो एग्जाम में पूछ लेता है इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है दोस्तों, तो इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है वो भी किसकी है, महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 1910 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी और 1914 में बोअर युद्ध के दौरान गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, केसर हिंद की उपाधि इनको 1914 में मिली थी। चलिए, तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका अहम योगदान था? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, सती प्रथा। ठीक है, और सती प्रथा को दोस्तों प्रतिबंधित करवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय का। अब दोस्तों थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने दोस्तों जो सती प्रथा का अंत्य करवाया था वो 1829 में करवाया था और किसके सहयोग से हुआ था दोस्तों, तो उस समय के जो हमारे गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो इन्हीं के सहयोग से जो हुआ वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, और ना केवल सती प्रथा पर, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दोस्तों भारत में बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। इन्होंने सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, इन सब पर प्रतिबंध लगाया कानून के तहत। ठीक है, राजा राममोहन राय की दोस्तों बात करूं तो उनकी एक पत्रिका है, बहुत फेमस पत्रिका है, याद रखनी है आप सबको, परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। पत्रिका का दोस्तों नाम है संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी इनकी एक पत्रिका है। दोस्तों राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी है, किसने दी है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये उपाधि इन्हें अकबर सेकंड ने दी है। ठीक है, और इनकी जो समाधि स्थल है दोस्तों वो कहाँ पर है, वो भी आपको याद रखनी है, वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, लंदन, दोस्तों यही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनके समाधि स्थल भी लंदन में ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, शाहजहां की बेटी ने नई राजधानी शाहजहानाबाद की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया था, वह शाहजहां की कौन सी बेटी थी? तो दोस्तों शाहजहां की बेटी का नाम था, उस बेटी का नाम जहां आरा, जिसने शाहजहानाबाद की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया था। दोस्तों यहीं पर शाहजहानाबाद, जिसका नाम अब दिल्ली है, यहीं पर चांदनी चौक का डिजाइन भी इन्होंने ही तैयार किया था, जिसको हम चांदनी चौक बोलते हैं आज। दोस्तों कहते हैं कि इसका डिजाइन भी जहां आरा ने ही तैयार किया था। ठीक है दोस्तों, जहां आरा शाहजहां की कौन थी, बेटी थी। शाहजहां के दोस्तों 4 बेटे और 3 बेटियां हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं शाहजहां की। तो शाहजहां ने दोस्तों ताजमहल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, गुलबदन बेगम दोस्तों इनकी बहन है और गुलबदन बेगम ने दोस्तों किताब लिखी है इनकी, ठीक है, आत्मकथा, इसका नाम है हुमायूं नामा। ये इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है, चचेरी इनकी बहन थी ये। ठीक है, रोशन आरा की दोस्तों बात करूं तो रोशन आरा जो थी उत्तराधिकार के युद्ध में इन्होंने जो था वो किसका साथ दिया था, तो औरंगजेब का साथ दिया था। ये आपको पता होना चाहिए बस इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, जहां आरा।
अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या रिपोर्ट जो हम बोलते हैं वो कब आई थी? 1919 में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों किस बात का जिक्र किया गया था? तो दोस्तों इसमें उत्तरदायी शासन की बात की गई थी। ठीक है, उत्तरदायी शासन की बात की जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो 1892 का भारत सरकार अधिनियम था, ठीक है, इसमें भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत होती है। ठीक, 1909 का दोस्तों जो था, इसको हम पार्लियामेंटू सुधार के नाम से जानते हैं। और इसमें दोस्तों क्या हुआ था? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी 1909, और इसे पार्लियामेंटू सुधार के नाम से हम जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की दोस्तों अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसके तहत प्रांतों में द्वैत शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और केंद्र में द्वैत शासन की क्या हो गई? शुरुआत हो गई, लेकिन वो कभी लागू नहीं हो पाया। ठीक है, और क्या किया गया दोस्तों? बर्मा को भारत से अलग किया गया, आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है दोस्तों भारत में। ये सारे काम कब होते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर प्रदेश में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों यह जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? वाराणसी में है। ठीक है, अब वाराणसी दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किस नदी के किनारे है वाराणसी दोस्तों? तो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है। चलिए और दोस्तों हम देखें उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। ठीक है, और लखनऊ दोस्तों किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, अब दोस्तों बात करूं, राज्यपाल कौन है यूपी का? तो वो है आनंदीबेन पटेल। साक्षरता दर दोस्तों यहाँ की 67.68%, ये भी आपको याद रखनी है। 75 जिले हैं यूपी में, 18 मंडल है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला दोस्तों क्षेत्रफल की बात करूं तो वो है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी है। और सबसे छोटा जिला दोस्तों कौन सा है? हापुड़। ये भी आपको याद रखना है, हापुड़ सबसे छोटा जिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो दोस्तों मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था शाहजहां के काल को। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। शाहजहां का दोस्तों जो समय था वो था 1627 से 1658 तक। अब दोस्तों क्यों कहते हैं इसके काल को स्वर्ण युग? तो उसके कारण थे, शाहजहां के समय में ही दोस्तों ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ठीक है, इन सब की स्थापना हुई थी। शाहजहां दोस्तों क्या करता है, 1638 में राजधानी जो थी उसे आगरा से कहाँ ले गया? दिल्ली ले जाता है। ठीक है, राजधानी कहाँ से कहाँ ले आया? आगरा से दिल्ली। ठीक, और दोस्तों क्या काम है? मयूर सिंहासन का निर्माण इसने करवाया है। 1658 में दोस्तों इसको औरंगजेब कैद कर लेता है, और वहीं पर उसी की कैद में रहने के बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अकबर की दोस्तों मैं बात करूं तो अकबर का जो समय है वो है 1556 से 1605। 13 वर्ष की आयु में दोस्तों जो अकबर है वो सम्राट बन जाते हैं, मुगल सम्राट। ठीक है, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण काम भी है दोस्तों। वो महत्वपूर्ण काम क्या है? तो अकबर ने दोस्तों 1562 में दास प्रथा का अंत करवाया, ये आपको पता होना चाहिए। दास प्रथा का अंत करवाया। ठीक है, 1564 में दोस्तों इसने जजिया कर समाप्त करवाया। जजिया कर दोस्तों गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। ठीक है, 1571 में दोस्तों इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। और 1582 में अकबर ने ही क्या करा? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की। बीरबल इस धर्म को अपनाने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक था। बात करें दोस्तों जहांगीर की, तो जहांगीर का दोस्तों जो शासनकाल है वो 1605 से 1627 तक है। और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना क्या है दोस्तों, ये याद रखेंगे हम। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना दोस्तों है कि इसके समय में कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में। ठीक है,
और ये कहाँ मिला? जहांगीर से आगरा में। दूसरा अंग्रेज भी इसी के समय में आया था दोस्तों, 1615 में, और ये थे टॉमस रो। टॉमस रो, ठीक है। और ये जहांगीर से कहाँ मिलते हैं दोस्तों? अजमेर में मिलते हैं। जहांगीर ने दोस्तों एक न्याय की जंजीर भी लगाई थी आगरा के किले में, ठीक है। सबसे ज्यादा नशा करने वाला मुगल बादशाह भी कौन था? जहांगीर था। जहांगीर की जो आत्मकथा है दोस्तों, उसको तुजुक ए जहांगीरी के नाम से जानते हैं। इसके समय में दोस्तों इसके बेटे खुसरो ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, ठीक है। और खुसरो ने दोस्तों जब विद्रोह किया तो इसने अपने बेटे की आंखें फुड़वा दी थी, ठीक है, खुसरो की। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। 1919 में हंटर समिति का गठन क्यों किया गया था? तो दोस्तों हंटर कमेटी का गठन क्यों किया जाता है? हंटर कमेटी का गठन किया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछताछ के लिए, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछताछ करने के लिए। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। क्यों होता है दोस्तों? दो व्यक्ति होते हैं जिसका नाम होता है, एक का नाम सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम होता है डॉक्टर सत्यपाल। दोस्तों ये रोलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, जो जलियांवाला बाग है वहां पर एक जनसभा हो रही होती है और उसी जनसभा पर दोस्तों जनरल डायर जो है वो गोली चलाने का आदेश दे देता है और कई हजार, मतलब हजारों लोग उसमें मारे जाते हैं। और इसी के विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपनी जो थी नाइट की और सर की उपाधि क्या कर दी? वापस कर दी। नाइट और सर की उपाधि दोस्तों क्या कर दी? वापस कर दी थी, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पूछताछ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों घटनाएं दी रखी हैं, उनको हमें क्रम से लगाना है, ठीक है। तो हंटर आयोग सबसे पहले दिया गया है, हंटर आयोग। दोस्तों हंटर आयोग आया था 1882 में, ठीक है। और ये क्यों आया था दोस्तों? प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु इसका गठन किया गया था। सैडलर आयोग की दोस्तों मैं बात करूं तो सैडलर आयोग का गठन होता है 1917 में। और क्यों इसका गठन किया गया था दोस्तों? तो शिक्षा का जो 10+2+3 पैटर्न है दोस्तों, इसने इसकी सिफारिश की थी, ठीक है। अगला है दोस्तों वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच दोस्तों ये आता है 1854 में, चार्ल्स का वुड डिस्पैच इसको बोलते हैं। और इसमें दोस्तों क्या कहा गया था? कुछ सुझाव दिए गए थे, यानी कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में और जो उच्च शिक्षा वो अंग्रेजी भाषा में, वो इसमें बताया गया था। चौथा है दोस्तों सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना 1944 में आई थी दोस्तों, याद रखना है आपको। और इसमें 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की गई थी। तो दोस्तों अगर हम अपना क्रम देखें, ठीक है, तो वो क्रम बैठेगा हमारा CABD, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। CABD, वुड्स डिस्पैच, हंटर आयोग, सैडलर आयोग और सार्जेंट योजना सबसे लास्ट में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों ये, ठीक है। शूद्रक मृषकटिका, मृषकटिकम बोलते हैं दोस्तों, सही है लिखा ये भी। कलहण रामचरितम ये गलत है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। हर्षचरित ने बाण भट्ट की रचना की है, ये भी सही है। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है दोस्तों, ये भी सही है। कलहड़ ने दोस्तों किसकी रचना की है? तो ये सबको अच्छे से पता होना चाहिए। कलहड़ ने दोस्तों राज तरंगिणी की रचना की है, ठीक है। और राज तरंगिणी का संबंध किससे है दोस्तों? तो यह है कश्मीर के इतिहास से, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा, कलहड़, ठीक है, प्रश्न के हिसाब से। चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में स्वर्ण सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो दोस्तों स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले, वो भी बड़े पैमाने पर, ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे कुषाण, ठीक है। कौन थे? कुषाण।
कुषाण दोस्तों, कुषाण वंश की अगर मैं बात करूं तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वह था कुजुल कटफिसेस। ये भी आपको याद रखना है। संस्थापक का नाम कुडुल कटफिसेस। इसी वंश का दोस्तों एक महत्वपूर्ण और बहुत महान शासक है जिसका नाम है कनिष्क। ठीक है दोस्तों, और इसी कनिष्क ने दोस्तों 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। ये भी आपको याद रखना है, शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति दोस्तों जो होती है वो इसी के समय में होती है, और वो कहाँ होती है? कुंडल वन में होती है। ठीक है, कुंडल वन कहाँ है दोस्तों? कश्मीर में है। दो कला शैलियों का विकास हुआ है कुषाणों के समय में, एक गांधार कला शैली और एक मथुरा कला शैली। ठीक है दोस्तों, और सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर इसी समय में जारी किए गए थे। शीशों के सिक्कों की बात करूं दोस्तों तो शीशे के सिक्के चलाए गए थे सबसे पहले, ठीक है, सातवाहनों के समय में। ठीक है, सातवाहनों ने किसके सिक्के चलाए थे? शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तमिल सिद्धों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों इसके संबंध में कौन सा प्रश्न सही नहीं है? तमिल सिद्धों के मुख्य केंद्र टोंडिनाडु और पांडिनाडु थे, ये गलत हो जाएगा हमारा। बाकी के क्या है? सारे सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सिद्ध दोस्तों क्या है? जो सिद्ध शब्द है ये, इसका जो मूल शब्द है वो है साध। ठीक है, और साध का अर्थ होता है दोस्तों अनुभूति, अनुभूति या फिर सफल होना। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। दोस्तों ये जो तमिल तमिल सिद्ध थे, ये सभा स्वाभाविक रूप से दोस्तों क्या थे? ये ब्राह्मणवाद विरोधी हैं। ठीक है, ऐसे और दोस्तों तमिल परंपरा के अनुसार ऐसे 18 सिद्ध हैं, ठीक है, जिनको चिकित्सा का स्तंभ माना जाता है। और जो सिद्ध होते हैं दोस्तों, इनके गीतों की रचना जिस भाषा में होती है उसको बोलते हैं गोधुली भाषा। ये भी आपको पता होना चाहिए, गोधुली भाषा में सिद्ध गीतों की रचना होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिल सिद्धों के मुख्य केंद्र टोंडिनाडु और पांडिनाडु थे। दोस्तों ये थे आज के कुछ 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।